सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बड़ी और खबरों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक अहम खबर से जो आ रही दिल्ली से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हुई। बाईपास और रिंग रोड के संबंध में बातचीत हुई है। मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों को लेकर ये चर्चा की गई। नगरीय क्षेत्रों में नेशनल हाईवे पर बाईपास निर्माण के संबंध में भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में मध्य प्रदेश के 5 प्रमुख शहरों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, बातचीत की। बाईपास और रिंग रोड के संबंध में बातचीत हुई है। 5 प्रमुख शहर हैं मध्य प्रदेश के, जहां इन निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की गई। नगरीय क्षेत्रों में नेशनल हाईवे बाईपास निर्माण के संबंध में भी चर्चा हुई। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे सुधीर का रुख करेंगे। सुधीर, मुलाकात कितनी अहम रही है, किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? देखिए, बिल्कुल काफ़ी महत्वपूर्ण दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में भाग लेने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश को लेकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसके अलावा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के जिन 5 बड़े शहरों को जोड़ा जाना है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनने वाले जो पुल पुलिया या फिर कहना चाहिए कि जो पुल हैं, उसको लेकर ये चर्चा की गई है। अगर बात की है तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से 50 राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर जो पुलों का निर्माण किया जाना है, इसके अलावा सड़कों का जो निर्माण हो रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। साथ ही साथ अगर बात करें तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और सागर जो 5 बड़े शहर हैं, उनको जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कुछ जो महत्वाकांक्षाएं, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ओर से जानकारी दी है। इसके अलावा अटल प्रोग्रेस वे जो 404 किलोमीटर का लगभग लंबा प्रोजेक्ट वे है, जिस पर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी, और एक महत्वाकांक्षी परियोजना मध्य प्रदेश सरकार के ऐलान के बाद में केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद इसको माना जा रहा है। उसके निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई है। प्रदेश सरकार ये चाहती है कि कम से कम अटल प्रोग्रेस वे का काम की शुरुआत इसी साल हो जाए, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को लगे कि प्रदेश सरकार ने जो उपचुनाव के समय वादा निभाया था, उस वादे पर सरकार खरी उतरी है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने इस पूरे अटल प्रोग्रेस वे को जल्द शुरुआत करने की मांग भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की है। और इसको लेकर जो व्यवहारिक दिक्कतें कुछ सामने निकल कर आ रही है जमीन अधिग्रहण को लेकर, प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक इस पर जो प्रगति की गई है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। लिहाजा काफी ये महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के दौरे पर हैं और दोनों नेताओं के बीच में मध्य प्रदेश में सड़क निर्माण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक के दौरान देखने को मिली है। पुनीत, आप बने रही सुधीर हमारे साथ में। एक और महत्वपूर्ण खबर दर्शकों को बता दें, भोपाल से खबर है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के आदेश आया है कि प्रदेश में सीधी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण मिलेगा। सामान्य इस बाबत आदेश जारी किया कि सीधी भर्तियों में अब से आरक्षण दिया जाएगा, और एससी वर्ग को 16%, एसटी वर्ग को 20%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण। इस तरह की व्यवस्था प्रदेश में लागू रहेगी। सुधीर हमारे साथ लगातार जुड़े। सुधीर, बताएं इस बाबत। देखिए, महत्वपूर्ण आदेश है प्रदेश सरकार का, और ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार लगातार जो कहना चाहिए कि जो वादे कर रही थी, उस वादे को लेकर आज सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें ओबीसी आरक्षण में सीधी भर्ती की जो बात कही जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जल्दी सरकारी भर्तियों में बंपर वैकेंसी निकलने वाली है। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि प्रदेश के अंदर 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देना, यह प्रदेश सरकार जो है कटिबद्ध है। लिहाजा इसके लिए प्रक्रिया धीरे धीरे प्रदेश सरकार की ओर से आगे बढ़ाई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे,
जो TTT जो फार्मूला अपनाया गया था उसके आधार पर प्रदेश सरकार जो कार्रवाई कर रही है, उससे पहले मध्य प्रदेश में होने वाली भर्तियों को लेकर 27% आरक्षण के लिए आदेश जारी किए गए हैं। अब तक मध्य प्रदेश के अंदर 14% OBC आरक्षण दिया जाता था, जिसको 13% और बढ़ाकर कुल मिलाकर 27% आरक्षण किया गया है। इसके अलावा EWS जो सामान्य वर्ग के जो गरीब जो लोग हैं उनके लिए 10% आरक्षण जो केंद्र की सरकार ने अधिसूचना जारी की थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2019 में अधिसूचना जारी की थी, तब से यह भी लागू किया जाएगा। इसको लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। पर लेकिन एक विसंगति यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो केंद्र सरकार की जो कहना चाहिए कि कोर्ट की जो गाइडलाइन थी कि 50% से आरक्षण ज़्यादा ना हो, उसके लिए कुछ वैधानिक प्रक्रिया अपनाए जाने की जो बात थी, उसको लेकर जरूर यहाँ पर देखना होगा कि क्या आगे ये आरक्षण लागू हो पाएगा। पर लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो 60% आरक्षण था वो अब बढ़कर 73% हो गया है इस आदेश के बाद में, जिसमें अब मध्य प्रदेश के अंदर जो भी भर्तियाँ होंगी, खासकर सीधी भर्तियाँ होंगी, उसमें OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने आज इस बारे में आदेश जो है वो जारी किए हैं। पुनीत, चलिए, तो एक अहम आदेश जो सरकार के द्वारा दिया गया उसके बारे में जानकारी दे रहे थे आप बने रहे हमारे साथ में। एक और आदेश है जो जारी हो चुका है और ये छात्रों से जुड़ा है। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से यानी कल से स्कूल खुल जाएंगे। 1 से 12वीं तक 50% क्षमता के साथ में स्कूल संचालित किए जाने का आदेश है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल खोलने का फैसला चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह मशवरे के बाद किया है। आवासीय विद्यालय और जो छात्रावास है वो भी 50% उपस्थिति के साथ में खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस बारे में बताया कि बोर्ड परीक्षाएं जब भी होंगी ऑफलाइन मोड पर ही होंगी, भले इसके लिए इसे थोड़ा सा आगे क्यों ना करना पड़े। कोरोना के हालात को ध्यान में रखते हुए इसकी तारीख को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब भी परीक्षाएं होंगी ऑफलाइन मोड में होंगी। स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी तैयारी है, पर क्योंकि थोड़ा समय पढ़ाई प्रभावित हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बहुत समय आगे पीछे करके हम परीक्षाएं करेंगे, ऑफलाइन परीक्षा करेंगे और परीक्षा व्यवस्थित करेंगे। तो सुधीर हमारे साथ पे जुड़े। सुधीर, इस बात पर तो खुलासा हो गया कि कल से स्कूल खुलेंगे 50% क्षमता के साथ, जो संकेत मिला था उस पर निर्णय आ गया, लेकिन परीक्षाओं को लेकर के क्या क्लू मिल रहा है? देखिए पुनीत, बिल्कुल बात करें तो आज ही आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद में जो स्कूली शिक्षा विभाग है उसकी ओर से मध्य प्रदेश के सभी पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल खोले जाने के आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं, जिसमें निर्देशों में साफ तौर पर जो लिखा गया है कि 50% क्षमता के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर कल से 1 फरवरी से स्कूल खोले जाएंगे। अब तक आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद में स्कूलों पर पाबंदी लगी हुई थी क्लास लगाने को लेकर, पर लेकिन जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें विस्तृत समीक्षा मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। उसके बाद ही आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें न केवल स्कूल बल्कि जो आवासीय विद्यालय हैं और जो हॉस्टल हैं उनको खोले जाने के निर्देश भी इस पूरे आदेश में साफ तौर पर लिखे गए हैं। प्रदेश के अंदर 50% क्षमता के साथ ही फिलहाल कक्षाएं संचालित होंगी, आदेश में साफ लिखा गया है। पर लेकिन प्रदेश के अंदर जो परीक्षाओं की बात कही जा रही थी उसमें थोड़ा सा विलंब देखने को मिल सकता है। स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से आज जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि पढ़ाई प्रभावित हुई है छात्रों की, लिहाजा बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का जो ऐलान पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा किया गया था उन तारीखों में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ज्यादा लंबा तो परीक्षा का समय नहीं खींचेगा, पर लेकिन कुछ समय के लिए, यानी कि हो सकता है कि 1 हफ्ते के लिए परीक्षाओं को आगे टाला जाए और परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान प्रदेश सरकार की ओर से किया जाए। एक बात और साफ तौर पर प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने की है कि मध्य प्रदेश के अंदर बोर्ड की परीक्षाएं, भले ही जो दूसरी क्लास है उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन ली जाए, पर लेकिन 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं जिनको प्रदेश सरकार बोर्ड की मान्यता देती है उन सभी परीक्षाओं को ऑफलाइन मोड में किया जाएगा। भले ही ये परीक्षाएं विलंब से हों या तय समय पर हों, पर परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर होंगी। ये प्रदेश सरकार ने ये भी एक बड़ा फैसला लिया है। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल से स्कूल खुल जाएंगे, परीक्षाएं भले ही लेट हों लेकिन ऑफलाइन मोड पर ही होंगे। इधर भोपाल के बैरसिया में रविवार को एक निजी गौशाला में बड़ी संख्या में गायों का शव और कंकाल मिलने के बाद इस पर जमकर बयान आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। इधर सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिया है। गृह मंत्री ने इस पर बताया कि एक निजी गौशाला है, 9 गायों का पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसमें 6 गायों के बुजुर्ग होने, 2 के निमोनिया होने और 1 गाय का लिवर खराब होने से मौत की वजह बताई गई। प्रशासन ने निजी गौशाला का संचालन अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने कहा कि गौशाला में गायों की सेहत की जाँच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया है। स्वस्थ गायों को दूसरी गौशालाओं में शिफ्ट किया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने गौशाला संचालकों पर गौ हत्या का केस दर्ज करने की मांग करते हुए इसे विधानसभा में जोर से उठाने की बात कही।
तत्काल निजी संचालक के खिलाफ FIR कर दी गई है। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उसके मैंने प्रशासन को कहा है और मजिस्ट्रियल जांच उसमें कराएंगे। चारा नहीं देके, पानी नहीं देके जानबूझ के गौ हत्या की है। सीधा इनको जेल भेजना चाहिए और 302 की धारा लगना चाहिए। इसको हम विधानसभा में उठाएंगे पूरी ताकत से और सीधे जेल भेजना चाहिए दोषी लोगों को। मध्य प्रदेश में हो रही चाइनीज मांझे की बिक्री को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ई कॉमर्स कंपनियों को चेताया। कहा कि दोनों कंपनियां चाइनीज मांझे को अपने प्लेटफॉर्म पर बिक्री लिस्ट से हटा दें। मध्य प्रदेश में चाइनीज मांझा बेचना प्रतिबंधित है, अगर ना हटाया तो इस पर एक्शन होगा। उज्जैन में पिछले दिनों चाइनीज मांझे में उलझकर एक छात्रा की मौत हुई थी। चाइनीज मांझा बेचने वाले आरोपी पर रासुका लगाकर उसकी दुकान को प्रशासन ने तोड़ा था। अमेजॉन कंपनी है और एक फ्लिपकार्ट, ये 2 कंपनियां हैं। आपके माध्यम से मैं उन दोनों कंपनियों से अनुरोध कर रहा हूं कि ये जो सीधा मांझा बेचने का और भेजने की काम वो कर रहे हैं चाइनीज मांझे को, इसको तत्काल अपनी लिस्ट में से हटा दें। मध्य प्रदेश में ये प्रतिबंधित है, अन्यथा फिर बाद में शिकायत करोगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष की नई शराब लाइसेंस नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत राज्य शासन प्रदेश में बड़े एयरपोर्ट्स और सुपरमार्केट पर शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस दे रही। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर एयरपोर्ट पर अब शराब दुकान खोलने के लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही सुपरमार्केट जैसे बड़े शोरूम में शराब की दुकानें लगेंगी, इसे बेचा जाएगा। लाइसेंस की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। राज्य सरकार ने आबकारी विभाग को इस संबंध में आदेश दे दिया। हालांकि इसके लिए अभी तक शर्तें स्पष्ट नहीं है, आना बाकी है। आबकारी नीति में प्रदेश के 4 महानगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर चारों में एयरपोर्ट पर और सुपरमार्केट में वाइन के एक काउंटर स्वीकृत किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इनके जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोगों को पृथक से मिलेंगे, वो हम आपको सूचित कर देंगे। ग्वालियर में हजीरा सब्जी मंडी के स्थानांतरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 50 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस नेता जमा हुए, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। कांग्रेस नेताओं ने तय किया शहर में आने वाले सभी बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करेंगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी आमने सामने आ गए। कांग्रेसी पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने छीन लिया। इस दौरान जमकर जुआ झटकी हुई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेसी पुतला जलाने में कामयाब हुए। इस दौरान एक पुलिसकर्मी जलते पुतले की चपेट में आने से झुलस गया, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। भाजपा के विरुद्ध सारे दल आज इकट्ठे हुए हैं और सबने हमको समर्थन दिया है। अब इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। सभी कार्यक्रम होगा भाजपा का, उसमें कांग्रेस काले झंडे लेके खड़ी होगी। जो किसानों ने लड़ाई लड़ी है वो उनके सामने है। ग्वालियर में भी अब कांग्रेस हर प्रोग्राम में इनका विरोध करेगी। ये लंबी लड़ाई लड़ेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की 692 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद पर काम कर रहे संविदा कर्मियों को इस पद के लिए आयोजित परीक्षा में बोनस अंक दिए जाने का प्रावधान किया है, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। लोक सेवा आयोग के कार्यालय में सीमित संख्या में आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने विरोध प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थी कहते हैं कि इस प्रावधान से हजारों बेरोजगार आयुर्वेदिक चिकित्सकों के लिए सीधी भर्ती पदों पर अंतिम अवसर होने के बावजूद उनकी अनदेखी हो रही है। प्रावधान लाया गया है कि जो संविदा चिकित्सक हैं उनको प्रति वर्ष 3% के हिसाब से अधिकतम 5 वर्ष के लिए 15% तक बोनस अंक दिए जा रहे हैं बेशर्त। तो हम लोग उसी के विरोध में यहाँ पे आए, ज्ञापन देने आए और आज हमारी यही मांग है कि इसको प्रावधान को हटाया जाए और अगर ये नहीं हटाता जाता है तो बच्चे फिर जितने भी छात्र हैं वो लोग उग्र आंदोलन करेंगे, अनशन पर बैठेंगे। ये बोनस अंक के संबंध में आए थे आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद की पूर्ति के संबंध में। हमने इनसे ज्ञापन लिया है अभी और इसको आयोग के समक्ष रखेंगे ज्ञापन को। आयोग जो भी कैंडिडेट के हित में निर्णय लेगा वो सूचित किया जाए। प्रक्रिया है, चलती रहती है। हमारे यहाँ बहुत सारी परीक्षाएं होती रहती है, तो समय तो लगता है इन काम में। बाकी प्रतियोगिता परीक्षाएं जो लड़के हैं उनके हित में ही निर्णय लिया जाए।
ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जल्दी डिफेंस कॉरिडोर बन सकता है। देश के तीसरे डिफेंस कॉरिडोर को मध्य प्रदेश में लाने की तैयारी है। इसके लिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र का चयन हुआ। यहां से गुजरने वाले अटल प्रोग्रेस वे के आसपास इस कॉरिडोर को लेकर निवेश कराया जाएगा। देश में 2 जगह डिफेंस कॉरिडोर है। पहला तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दूसरा उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। कॉरिडोर के लिए केंद्र से मंजूरी के लिए मध्य प्रदेश के उद्योग विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया। जल्दी ये रक्षा मंत्रालय को जाएगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कराने की प्लानिंग है। सरकार मानती है कि जबलपुर में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा संस्थान हैं, जहां से स्किल्ड मैन पावर की मदद मिल जाएगी। भिंड जिले के मालनपुर में पहले से पिस्टल और दूसरी चीजों की यूनिट है। शिवपुरी दतिया के नजदीक टेस्टिंग रेंज है, जिसका कॉरिडोर बनने में काफी लाभ मिलेगा। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार का जवाब न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया। कोर्ट ने केंद्र सरकार पर 7,500 रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया। कोर्ट ने जिस मामले में ये जुर्माना लगाया उसे वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के शमशाबाद में आयोजित प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में विपक्षियों पर जमकर सियासी वार किए। इस दौरान कहा, कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के अलावा उन्होंने कोई विकास नहीं किया। हमने उसी पैसे को तीर्थ और धामों में लगाया। नाम समाजवादी और सोच परिवारवादी और काम दंगावादी, ये इनकी पहचान है। अपने नामांकन दाखिले के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव है। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। जो लोग लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, उनको यहां की जनता सबक सिखाएंगे। पंजाब दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नवजोत सिंह सिद्धू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि महंगाई कंट्रोल करने में केंद्र सरकार पूरी तरह फेल है। जनता को लूटने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पेगासस मामले में कांग्रेस द्वारा लाए जा रहे विशेष अधिकार प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने जवाब देते हुए कहा कि विशेष अधिकार प्रस्ताव में कोई दम नहीं, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जब जांच चल रही है तो अभी इस पर किसी के टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ और खबरें देखते हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर भोपाल कोटा डिवीजन में ट्रेनों की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे करने की तैयारी। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए रेल लाइंस में सामान्य पॉइंट्स की जगह थिक वेब स्विच लगाए जा रहे हैं, जो भारतीय ट्रेनों की रफ्तार बदल देंगे। भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार के तहत साल 2024 तक ट्रेनों की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पार कर जाएगी। इसके लिए रेलवे ट्रैक की इंजीनियरिंग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। WCR से चारों दिशाओं में संचालित ट्रेनों की स्पीड बढ़ने से भविष्य में ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। इसके लिए रेलवे जोन में 509 थिक वेब स्विच लगाए जा चुके हैं। रेलवे का टारगेट सबसे पहले दिल्ली, मुंबई और हावड़ा रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाना है और उसके बाद बीना, भोपाल और इटारसी, माणकपुर रूट पर ट्रेनें हवा से बातें करती नजर आएंगी। थिक वेब स्विच जो है एक नए प्रकार का ट्रैक कंपोनेंट है, तो अब इसको 160 करना है 130 को, जहां 130 हो गया। तो इसमें पहले चरण में जो दिल्ली मुंबई राजधानी रूट है, जो नागदा से कोटा, जिसमें पश्चिम मध्य रेल का एरिया नागदा से कोटा रफली 550 किलोमीटर का है ये पोर्शन, तो इसको 160 करने के लिए इस ट्रैक कंपोनेंट को लगाने की जरूरत है। रायसेन जिले के उदयपुरा में अवैध रेत खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे खनिज अधिकारियों पर रेत माफिया के गुर्गों ने हमला कर दिया। खनिज अधिकारी खदान के नए ठेकेदार के कर्मचारी के साथ जांच के लिए रेत खदान पहुंचे थे, जहां पहले से अवैध खनन चल रहा था। इसकी जानकारी खनिज अधिकारी ने पुलिस तहसीलदार को दी। उदयपुरा विधायक देवेंद्र पटेल का आरोप है कि मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने उल्टा रेत से भरे 4 डंपर को छोड़ने को कहा और नए ठेकेदार के लोगों को थाने लेकर आए। केलकच्छ रेत खदान पूर्व मंत्री का कोई रिश्तेदार चला रहा है। संयोग से वो तहसीलदार का रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। माननीय एसडीएम महोदय, अनुविभागीय अधिकारी बरेली से ये निवेदन करता हूं, अगर ये तंत्र जो है
अगर ये भीड़ तंत्र और ये गुंडा तंत्र यहाँ का बंद नहीं हुआ, मानवीय अनुविभागीय अधिकारी इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो मैंने कानून व्यवस्था को देखते हुए तुरंत पुलिस को साथ में लेकर कलकच पहुंचा। वहाँ जो बाहरी लोग थे उनके पास कोई अथेंटिक कागज नहीं थे, तो पुलिस के साथ उन्हें थाने लाए। थानेदार साहब वहाँ उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं और जो कार्रवाई होगी माननीय ऑफिसर और थाना प्रभारी करेंगे। जबलपुर में हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक उर्फ पहलवान की पुलिस रिमांड खत्म होने पर हनुमानताल पुलिस ने कोर्ट में उसे पेश किया। पुलिस पूछताछ में सहयोग न करने का हवाला देते हुए हनुमानताल पुलिस ने दोबारा रिमांड देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने अर्जी को खारिज करते हुए रज्जाक को जेल भेज दिया। पुलिस ने पिछले दिनों मदार टेकरी निवासी शब्बीर टकला की शिकायत पर अब्दुल रज्जाक और उसके बेटे सरताज समेत अन्य पर हत्या की नीयत से बंधक बनाकर जबरन हस्ताक्षर कराने का मामला दर्ज किया था। रज्जाक को पुलिस ने 27 जनवरी को रिमांड पर लिया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी की जिस दिन से रिमांड मिली तब से वो बीमारी का हवाला देकर चुप्पी साधे बैठा है। आरोपी अब्दुल रज्जाक एवं अन्य के विरुद्ध आज आरोपी अब्दुल रज्जाक को रिमांड उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। उसकी और पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है। पुलिस द्वारा जो भी पूछताछ की जानी थी वो पूछताछ पूर्ण कर ली गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।